इंग्लिश क्लास 12 पहला भाग। उस पहले भाग में हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जिसे हम कॉम्पोजिशन के तहत लाते हैं। कॉम्पोजिशन, और उसमें शॉर्ट कॉम्पोजिशन था शब्द, आपको याद होगा। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद नोटिस पढ़ा, नोट्स बनाना सीखा और साथ ही लेटर्स सीखा कि कितने टाइप के होते हैं और ये क्या हैं। याद होगा, कंपोजिशन जो शब्द है वह बना है टू कंपोज से। टू कंपोज मतलब बनाना। यू कंपोज ए सॉन्ग, यू कंपोज ए म्यूज़िक। सिनेमा में आपने सुना होगा या म्यूज़िक के वीडियोस में म्यूज़िक कंपोज़र। म्यूज़िक कंपोज़र वो व्यक्ति होता है जो विभिन्न तरीके के म्यूज़िक की आवाज़ को, विभिन्न तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक संगीत देता है, एक उसमें एक लय पैदा करता है, उस गाने के लिए ख़ास म्यूज़िक देता है और कब क्या बजना चाहिए, कितना बजना चाहिए, कैसे बजना चाहिए, इसकी व्यवस्था करता है। ही इज़ कॉल्ड कंपोज़र। सो वी लर्न टू कंपोज शॉर्ट पैराग्राफ। कंपोजिशन is a word made from the word to compose। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट कंपोजिशन में हमने 4 चीज़ें सीखी थी। आज हम लॉन्ग कंपोजिशन की बात करने जा रहे हैं। लॉन्ग, लंबे कंपोजिशन की, जिसमें शब्द ज़्यादा हैं, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ होगा और ज़्यादा गहराई से उसमें कुछ बातें होंगी। ये जो जैसे शॉर्ट कंपोजिशन के 4 टाइप्स हमने पढ़े, ऐसे ही लॉन्ग कंपोजिशन के भी 4 सेगमेंट्स हैं, 4 प्रकार हैं। हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में 2 ही प्रकार हमें जानना है, लेकिन प्रकार क्या है थोड़ा हम देख लें। पहला कहलाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब लेख। आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, क्या आप मेरे लिए एक स्कूल पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं? कैन यू राइट एन आर्टिकल फॉर मी ऑन स्कूल? योर आर्टिकल इज़ वेरी गुड। सो आर्टिकल का अर्थ यहाँ होता है लेख। और एक आर्टिकल आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे पहले ही कक्षा 9वीं 10वीं में, ए, एन और दी, इन्हें भी अंग्रेजी में आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन और दी, THE, द। लेकिन हम उस आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आप पढ़ चुके हैं और अब आप समझ चुके हैं, सब मान के चल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल विच मीन्स लेख, समथिंग रिटन, समथिंग कंपोज्ड। आपने आर्टिकल कंपोज किया है, आपने आर्टिकल बनाया है, तो इट इज़ कॉल्ड ए कंपोजिशन। और चूंकि आर्टिकल थोड़ा बड़ा रहता है, वो एडवर्टाइजमेंट या लेटर से बड़ा उसका कंटेंट रहता है, दिस कम्स अंडर लॉन्ग कंपोजिशन। The second type that we have to study is speeches, भाषण, जिसमें वक्तृत्व कला की चर्चा कम होगी, लेकिन जो आप बोलोगे उसके कंटेंट पर जाना है हमको। तो other 2 reports and debates are not a part of our content for class 12, but then they are as easy as articles and speeches. So let us start with understanding something of the article. What exactly is an article and why do we write it? An article is written to express an opinion. First of all, opinion व्यक्त करने के लिए आर्टिकल लिखा जाता है। उदाहरण के लिए आज कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, कैसी व्यवस्था कर रही है, जनता पर उसका क्या असर हो रहा है, ये हमको लिखना है, तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिकल। तो आर्टिकल ना मेरे बारे में होगा, ना आपके बारे में होगा, किसी तीसरे के बारे में होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन आर्टिकल इज़ एन एक्सप्रेशन। आर्टिकल जो है एक अभिव्यक्ति है। किस चीज़ की अभिव्यक्ति? क्या बोलना होता है आर्टिकल में? अभिव्यक्ति किस चीज़ की? एक ओपिनियन की, एक विचार की। किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर अपने विचार आप लिखते हो तो वो आर्टिकल कहलाता है। रिटन फॉर्मेट, इट हैज़ टू बी रिटन, रिमेंबर, इट हैज़ टू बी ए रिटन वन। ये हम लिखते किसके लिए हैं?
आर्टिकल या तो हम अपनी स्कूल मैगज़ीन के लिए लिखते हैं, या न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, या ब्लॉग वगैरह के लिए लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी लोग आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन आदि आदि में। सो आर्टिकल्स आर नंबर वन, दे आर रिटन, पहला पॉइंट। सेकेंडली, दे आर एक्सप्रेशंस, रिटन एक्सप्रेशंस। थर्ड इज दे आर ओपिनियन अबाउट ए टॉपिक, दे आर ओपिनियन अबाउट ए टॉपिक। ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल का चौथा तत्व जो आपको समझना है कि आर्टिकल या तो आप की परीक्षा की दृष्टि से, या तो आपको पूछा जाएगा कि इस बिंदु पर एक आर्टिकल लिखें, और या आपको एक चित्र दिया जाएगा। चित्र को आपको समझना है और साथ ही उसमें 2-3 लाइनें लिखी होंगी। उस चित्र के आधार पर इन लाइनों को जोड़ते हुए आपको एक आर्टिकल लिखना है, करीब 150 से 200 शब्दों का। So, next point is article is both visual as well as verbal. Verbal मतलब शाब्दिक और visual मतलब दृश्य से। दृश्य यानी पिक्चर, चित्र, जैसा मैंने बताया। We will do one exercise on this. So, coming back to the point, the fifth feature is it is both verbal as well as visual. इसमें जो आपको दिया जाएगा प्रश्न के रूप में, वो या तो वर्बल रूप में होगा या आपके विजुअल रूप में होगा, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आर्टिकल में लिखना क्या है। What I have to write in an article, that input will be given to you either in verbal form or in written form. The next feature of this format, अब किस ढंग का होगा, इसकी जो रचना है किस तरीके की होगी, क्या आएगा, क्या क्या इसके अंदर रहेगा। पहली चीज़ तो इसकी शब्द सीमा जान लीजिए कि 150 से 200 शब्दों का होना है। एक A3 साइज आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है या आपका जो रजिस्टर होता है जिसमें आप लिखते हैं, सामान्यतः उसमें 33 लाइनें होती हैं एक पेज में, और एक लाइन में लगभग 9 से 10 शब्द हम लिखते हैं, अक्षर नहीं। 9 to 10 words normally come in one line. So one article is about half a page of A3 size and maximum 2/3 size. तो आप देखें कि आपको काउंट करना होगा कि सामान्यतः मैं एक लाइन में कितने शब्द लिखता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी शैली रहती है, कुछ लोग 7 शब्द लिखते हैं, कुछ लोग 10 लिखते हैं। तो आपको देखना है पहले से कैलकुलेट करके कि मैं एक लाइन में कितने शब्द लिखता हूँ, और यदि मुझे लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आर्टिकल लिखने का प्रश्न आया और मैं हल कर रहा हूँ, तो मुझे कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी 150 से 200 के बीच। 200 is the maximum limit and 150 is the minimum. So ideal should be something like 180, 190. That's right. So now you count your lines, number of lines that you have to write. So next format point is the size of the article. Next one is there should be a heading. एक उसका शीर्षक होगा आर्टिकल का, किस बिंदु पर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, किस मुद्दे पर, किस इशू पर, किस बात पर आप इस आर्टिकल के माध्यम से अपना क्या दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। आप अपनी भावना बता रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो ये हो गया उसका हेडिंग। एन आर्टिकल मस्ट स्टार्ट विथ ए हेडिंग। तो इफ़ यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, थिंक ऑफ ए सूटेबल हेडिंग, रेलेवेंट हेडिंग। रेलेवेंट मतलब उपयुक्त, जो इस पैराग्राफ से संबंधित है, जो इस आर्टिकल से संबंधित है, ऐसा एक शीर्षक आपको तैयार करना होगा, सोचना होगा। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द राइटर शुड बी रिटन। किसने लिखा है लेख। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, और जहाँ कहीं भी आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग में, उसके अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न जो कंटेंट आते हैं, उसमें राइटर का नाम जरूर रहता है। तो आपका नाम होना चाहिए। ख्याल रखें, परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न में साफ लिखा होता है कि आप अपना नाम मयंक माथुर लिखेंगे, यानी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आप मयंक माथुर बन के आर्टिकल लिख रहे हैं।
याद रखें इस बात को कि आप स्वयं अपने नाम को वहाँ नहीं लिखते हैं। परीक्षा के लिहाज से आपको अपना नाम न लिख करके वह नाम लेना है जो परीक्षक ने आपको कहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नेम एज योर नेम फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। वाई? सो दैट यू डोंट रिवील योर नेम। इट इज़ क्राइम परीक्षा में अपना नाम किसी भी जगह प्रश्न पत्र में या उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम डाल देना एक अपराध है, और इसीलिए बोर्ड makes it very clear that please write an article with this name. Am I clear? So it should be very clear that writer's name should be there. Next is article does not have date, does not have place anywhere written in it. लेटर में डेट रहती है, नोटिस में डेट प्लेस भी दोनों रहता है, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में भी कई बार डेट्स रहती हैं, लेकिन आर्टिकल में नहीं रहता। अगेन वाई आर्टिकल डज नॉट हैव इट? देयर इज नो नीड। आर्टिकल इज ऑलवेज ऑन एन इशू, और जिसमें छपा है, सपोज वो एक मैगज़ीन में छपा है और जून माह की मैगज़ीन है, तो वह आर्टिकल जून माह का माना जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके आर्टिकल लिखने की तारीख छपी हो, नो। और दूसरी बात, बोर्ड के द्वारा सीक्रेसी रखना जरूरी है, इसलिए भी आपको जगह का नाम नहीं दिखना। ये पता नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को, पेपर जांचने वाले को, कि यह प्रश्न पत्र, ये उत्तर पुस्तिका किस जगह की है। इसलिए आपको प्लेस भी नहीं लिखना है। कई बार प्रश्न में बोर्ड से ही लिख दिया जाता है कि ये जगह का नाम लिखें और अपना नाम ये लिखें। एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू राइट नेम एंड place, date and place. These three things not to be there. This is the difference between short composition and long composition. Okay? Now, as I said earlier, that it has to be in the form of third person. किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से रहेगा, आपके नाम से नहीं, you के नाम से नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से। So, long composition में आर्टिकल क्या है? एक लेख है, और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, और उसका फॉर्मेट कैसा होगा, इस पर हमने संक्षिप्त में चर्चा कर ली। इस पर आगे हम कुछ 2-3 एक्सरसाइज करेंगे। वैसे एक्सरसाइज की कोई सीमा नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कोई भी कार्य और अच्छा होगा। So it's a question of practice. The more you practice, the better you become in that skill. So, for example, we will discuss about 3 articles here. But more than that, you have to practice at home. And those 3 articles are sample articles. हमने ऐसे आपको आर्टिकल चुने हैं जो आप देखें तो एक तरीके से आपको सैंपल का एक अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न कैसा आता है, उत्तर कैसे देना है, आर्टिकल कैसे लिखना। तो सैम्पल आर्टिकल के बढ़ने के पहले हम दूसरा सेगमेंट भी थोड़ा समझ लें कि दूसरा सेगमेंट क्या है। सेकेंड सेगमेंट इज स्पीच। ए स्पीच इज नॉर्मली गिवन बाय टीचर, प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट और सो एंड सो इन स्कूल एंड अदर प्लेसेस, राइट। ये जो स्पीच, भाषण क्या है? भाषण आप बहुत सुनते हैं। 15 अगस्त का भाषण, 26 जनवरी का भाषण, एनुअल फंक्शन का भाषण, किसी खास पर्व में भाषण, हिंदी सप्ताह का भाषण, इंग्लिश इलोक्यूशन में भाषण। दूसरे शब्दों में, स्पीच इज नॉर्मली गिवन बाय सच पीपल। सेकेंड, स्पीच हैज़ ए टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आज वन महोत्सव के दिन मैं किसी विश्व की किसी अन्य समस्या को लेकर बात करूं। ऐसा नहीं है कि आज वन महोत्सव है और मैं कोरोना काल के मुद्दों को लेकर बात करूं। आज वन महोत्सव है तो मुझे वन महोत्सव पर ही बात करनी है। माई टॉपिक फॉर द डे, फॉर माई स्पीच विल बी ऑन वन महोत्सव ओनली and not on any other topic. So the topic has to be relevant, उपयुक्त, समयोचित। relevant मतलब समयोचित, उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए, उस उद्देश्य के लिए वह टॉपिक हो।
सो दैट्स अनदर थिंग। उसमें सामान्यतः क्या होता है स्पीच में कि हम कुछ बातें बताते हैं और साथ ही श्रोताओं का उत्साहवर्धन करते हैं, श्रोताओं को हम प्रेरित करते हैं कि ऐसा ना करें या ऐसा करें। यदि 15 अगस्त पे बात हो रही है तो हम श्रोताओं को, जिसमें विद्यार्थी होते हैं, स्कूल के स्टाफ होते हैं, विद्यार्थियों के पालक होते हैं, उनको हम प्रेरित करते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या करना है, कितना प्रयास करना है, कितनी कठिनाइयों में हमें मिली है। सो इन अदर वर्ड, it should be a topic based and it is about moral teachings. Moral यानी नीतियाँ, moral teachings to the student. और discipline is always a part of these speeches. जब भी ये भाषण होते हैं तो इन भाषणों में सामान्यतः अनुशासन, डिसिप्लिन पर हमेशा बात की जाती है। Why is it so? Because finally what matters in life is discipline. बच्चों, we should understand कि डिसिप्लिन या अनुशासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जितना हम अनुशासित रहेंगे उतना ही हम जीवन के सभी क्षेत्र में बढ़ेंगे। द मोर डिसिप्लिन वी आर, the better we will do in all walks of life, in every walks of life. These speeches which are given in these occasions cannot linger on. कल्पना करिए ऐसी स्थिति की कि एक प्रिंसिपल के नाते मैं आपके सामने भाषण देता हूँ 15 अगस्त पर और बोलता चला जाता हूँ, समय सीमा का बंधन नहीं रखता, शब्दों के भंडार का बंधन नहीं रखता और बहुत सारी बातें बोलते चला जाता हूँ। परिणाम क्या होता है? That the listener gets tired. The result is that you stop paying attention to what the speaker is saying. You don't pay attention to the content of the speech and you don't learn anything. So, next point about speech is it should be crisp. C-R-I-S-P. Crisp मतलब tight. एक भी शब्द भाषण का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हटा दिया जाए और भाषण में कोई अंतर ना आए। यानी एक एक शब्द को भाषण के तौल के बोलना चाहिए, तौल के रखना चाहिए। यू मस्ट वे इट। तौलने का अर्थ आपको देखना होगा कि क्या इस शब्द के बिना मैं भाषण उतना ही अच्छा रख सकता हूँ, यदि यस तो उस शब्द को हटा दें। इन अदर वर्ड, इट शुड बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। बिल्कुल विषय के साथ ही हो, विषयांतर ना हो। 15 अगस्त की बात करते करते मैं किसी अन्य मुद्दों पर ना आ जाऊं। 15 अगस्त की बात करते करते मैं अन्य समस्याओं पर जिक्र ना करने लगूं। 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिन है। स्वतंत्रता की बातें, स्वतंत्रता के अहम मुद्दे और स्वतंत्रता की अहमियत, दैट इज़ इनफ। उसके साथ ही क्रिस्प होने के साथ दिस शुड बी वेरी सिंपल लैंग्वेज। मैं कुछ बोलूं और वो आपके सिर से निकल जाए। मैं कुछ बोलूं, उसकी भाषा इतनी कठिन हो कि आधी चीज़ आपको समझ में ना आए। वक्ता कुछ बोले और आपको डिक्शनरी देखने की ज़रूरत पड़े, ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए। सो द स्पीच मस्ट बी सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज, टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, राइट? सो हैविंग अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ स्पीचेस, हमने आर्टिकल के परिभाषा जानी और आर्टिकल के फॉर्मेट को जाना और आर्टिकल में क्या कैसा होना चाहिए उसकी अहमियत जानी। उसके बाद हमने लॉन्ग कॉम्पोजिशन में ही स्पीच जानी। बेसिकली स्पीच और आर्टिकल में अंतर ये है मूलभूत कि आर्टिकल्स आर प्रिंटेड एंड स्पीचेज आर नॉर्मली वर्बल, बोलने के लिए होती हैं। टू स्पीक से बना है, टू स्पीक से बना है स्पीच। सो हैविंग अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स एंड द लॉन्ग कॉम्पोजिशन सेकेंड पार्ट, दैट इज स्पीचेज, other two are not a part of our content.